कहानी की शुरुआत एक स्कूल के क्लासरूम से होती है, जहां करियर डे चल रहा होता है। यहाँ छोटा सा लेकिन जीनियस लड़का रीड रिचर्ड्स सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वह बड़ा होकर खुद को स्पेस में टेलीपोर्ट करेगा। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और उसे अजीब समझती है, लेकिन रीड आत्मविश्वास के साथ समझाता है कि जब क्वांटम जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है तो इंसान को क्यों नहीं। यहाँ तक कि वह कह देता है कि उसने ऐसी मशीन बना भी ली है, लेकिन टीचर उसकी बात को मजाक समझकर उसे कोई असली करियर चुनने को कह देता है। उसी रात हम रीड के दोस्त बेन ग्रिम को देखते हैं, जो अपने घर पर मुश्किल हालात में जी रहा है। उसका बड़ा भाई उसे स्क्रैपयार्ड का काम न करने पर मारने लगता है, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर उसे बचा लेती है। जब बेन बाहर आता है तो वह एक पुरानी कार में छिपे रीड को देखता है। रीड बताता है कि उसे बस एक खास पार्ट चाहिए जिससे उसकी टेलीपोर्ट मशीन सही से काम कर सके। बेन तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर वह पार्ट लेकर रीड के गैरेज में प्रयोग करते हैं। मशीन चालू होती है और अचानक एक खिलौना कार गायब हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद दूसरी जगह से पत्थर निकलने लगते हैं। रीड कहता है कि कार किसी अनजान जगह पर गई है। यह सुनकर बेन हैरान रह जाता है। 7 साल बाद रीड और बेन एक साइंस फेयर में अपनी मशीन दिखाते हैं। जज उनसे पूछते हैं कि कहीं आग लगने का खतरा तो नहीं। रीड गर्व से बताता है कि वह 5वीं क्लास से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जब डेमो देने की बारी आती है तो बेन खिलौना कार लाना भूल जाता है, इसलिए वे दूसरे छात्र का मॉडल प्लेन लेकर मशीन टेस्ट करने का फैसला करते हैं। यही से उनकी जिंदगी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। साइंस फेयर में जब रीड अपनी मशीन से मॉडल प्लेन को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है तो जज उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि यह साइंस फेयर है, कोई जादू का शो नहीं। उन्हें इसमें असली साइंस नजर नहीं आती और रीड को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, टूटे हुए सामान का पैसा भी उसी से भरने को कहा जाता है। रीड निराश हो जाता है, लेकिन तभी एक बड़े वैज्ञानिक उससे प्रभावित होकर पूछते हैं कि क्या यह मशीन सच में उसने अपने गैरेज में बनाई है। वह वैज्ञानिक बताते हैं कि उनकी टीम ने भी मैटर को दूसरी डायमेंशन में भेजा है, लेकिन उसे वापस लाने में सफल नहीं हो पाए। रीड की खोज से वे चौंक जाते हैं। यहीं पर रीड की मुलाकात होती है सू स्टॉर्म से, जो उस वैज्ञानिक की बेटी है। वे रीड को अपनी संस्था बैक्स्टर फाउंडेशन में फुल स्कॉलरशिप देने का ऑफर करते हैं। रीड और उसका दोस्त बेन ग्रिम बैक्स्टर फाउंडेशन पहुंचते हैं। यहाँ बेन रीड को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और कहता है कि अब उसकी असली जगह यही है। रीड लाइब्रेरी में सू से दोबारा मिलता है। सू को लगता है कि रीड सिर्फ मशहूर होना चाहता है, लेकिन रीड साफ कहता है कि वह सिर्फ ऐसा काम करना चाहता है जिससे दुनिया में फर्क पड़े। उधर एक बोर्ड मीटिंग में सू के पिता फ्रैंकलिन स्टॉर्म पर आरोप लगाया जाता है कि वह अपने प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं है। फ्रैंकलिन समझाते हैं कि यह डिवाइस दूसरी डायमेंशन से असीमित ऊर्जा ला सकता है, जो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें एक खास वैज्ञानिक की जरूरत है, विक्टर वॉन ड्यूम। बोर्ड के सदस्य विरोध करते हैं और कहते हैं कि विक्टर एक अपराधी है। इसके बावजूद फ्रैंकलिन अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। बैक्स्टर फाउंडेशन में काम दोबारा शुरू करने के लिए आखिरकार विक्टर वॉन ड्यूम को बुलाया जाता है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सू वहां होगी तो वह मान जाता है। लैब में पहुंचकर विक्टर पुराने डिजाइन को देखकर ताना मारता है, लेकिन जब वे दूसरी डायमेंशन में भेजे गए ड्रोन की तस्वीरें देखते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। सामने एक बिल्कुल नई दुनिया होती है, खूबसूरत, ऊर्जा से भरी हुई। रीड रिचर्ड्स और टीम फैसला करती है कि वे पहले गलती ढूंढेंगे, फिर मशीन को सुधारेंगे और फिर इंसानों को वहां भेजने की तैयारी करेंगे। इसी दौरान सू के पिता फ्रैंकलिन स्टॉर्म का बेटा जॉनी स्टॉर्म एक स्ट्रीट रेस में एक्सीडेंट कर बैठता है और उसका हाथ टूट जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसे अब जिम्मेदार बनना होगा। मजबूरी में जॉनी भी प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है। अब लैब में रीड, विक्टर और जॉनी मिलकर मशीन को पूरा करने में लग जाते हैं, जबकि सू स्टॉर्म स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट तैयार कर रही होती है। सू नोटिस करती है कि जॉनी पहली बार गंभीरता से काम कर रहा है, लेकिन जॉनी साफ कह देता है कि वह यहाँ सिर्फ अपनी कार वापस पाने के लिए है। जैसे जैसे मशीन तैयार होने लगती है, रीड अपने पुराने दोस्त बेन ग्रिम को याद करता है। वह मशीन के साथ एक फोटो लेकर बेन को भेजता है और लिखता है कि यह सब उसके बिना मुमकिन नहीं था। उधर स्क्रैप यार्ड में बैठे बेन की आंखें नम हो जाती हैं। रात को लैब में काम करते करते रीड सो जाता है। सू उसे हंसते हुए जगाती है और दोनों शांत माहौल में बातें करने लगते हैं। तभी सू रीड को बताती है कि वह असल में फ्रैंकलिन की असली बेटी नहीं, बल्कि गोद ली हुई है। यह पल दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना देता है। एक रात लैब में काम करते करते रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म आपस में दिल की बातें करने लगते हैं। सू बताती है कि वह गोद ली हुई है। इस पर रीड कहता है कि काश उसे भी कोई समझने वाला परिवार मिला होता, क्योंकि उसके अपने माता पिता उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाए। दूर खड़ा विक्टर वॉन ड्यूम ये सब देख लेता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। अगले दिन बड़ी कामयाबी मिलती है। मशीन पूरी तरह तैयार हो जाती है और टेस्ट के दौरान सिग्नल साफ आने लगता है। दूसरी डायमेंशन की लाइव वीडियो दिखाई देती है। सब हैरान रह जाते हैं। टीम का मानना है कि यह जगह इंसान की उत्पत्ति का राज खोल सकती है। सारे डेटा नॉर्मल आते हैं, जिससे साबित होता है कि वहां जाना सुरक्षित हो सकता है। लेकिन तभी बड़े अधिकारी फैसला लेते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बाहरी मदद लाई जाएगी।
मतलब असली श्रेय शायद किसी और को मिलेगा। ये सुनकर विक्टर कहता है कि जैसे लोग सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग को याद रखते हैं, वैसे ही असली मेहनत करने वालों का नाम को याद नहीं रखेगा। उसकी बात सुनकर रीड के मन में आग जल उठती है। रीड अचानक खड़ा होकर कहता है कि अगर इतिहास बनाना है तो पहला कदम उन्हें खुद उठाना होगा। वे अभी जाएंगे, झंडा लगाएंगे और 5 मिनट में वापस आ जाएंगे, इससे पहले कि फ्रैंकलिन स्टॉर्म को पता चले। जॉनी थोड़ा घबराता है, लेकिन आखिरकार सब मान जाते हैं। रीड अपने पुराने दोस्त बेन ग्रिम को भी बुलाता है, क्योंकि वह उसके बिना यह कदम नहीं उठाना चाहता। अब सब अपने खास एनवायरनमेंट सूट पहनकर मशीन के अंदर लेट जाते हैं। दिल की धड़कन तेज है, लेकिन सपना और भी बड़ा। एक गलत फैसला और जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सब लोग मशीन के अंदर तैयार खड़े होते हैं। थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन जोश उससे कहीं ज्यादा। रीड रिचर्ड्स कहता है, आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। मशीन एक्टिव होती है और कुछ ही सेकंड में सब एक अजीब अनजान दुनिया में पहुंच जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है शायद कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बाहर निकलते ही सामने एक रहस्यमयी चमकती हुई दुनिया होती है। यह जगह ऊर्जा से भरी हुई है। विक्टर वॉन डूम उस अजीब सी चमकती ताकत की ओर बढ़ता है। अचानक जमीन फटने लगती है, हालात बिगड़ जाते हैं। बेन ग्रिम सबको वापस चलने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऊर्जा का भयानक विस्फोट होता है। विक्टर उस रोशनी में गायब हो जाता है। रीड, बेन और जॉनी स्टॉर्म किसी तरह पोर्टल की तरफ भागते हैं। धरती पर लौटते ही सबकी जिंदगी बदल चुकी होती है। जॉनी का शरीर आग में बदल जाता है। बेन पत्थर जैसा विशालकाय बन जाता है। रीड का शरीर रबर की तरह खींचने लगता है और सू स्टॉर्म, जो मशीन को बाहर से संभाल रही थी, वह भी अजीब तरह से कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। लैब में अफरा तफरी मच जाती है। सरकार तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। फ्रैंकलिन स्टॉर्म से सवाल किए जाते हैं। अधिकारी बताते हैं कि अब ये बच्चे सामान्य नहीं रहे, बल्कि शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। रीड डर और गिल्ट में वहां से भाग जाता है। 1 साल बाद सरकार इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगती है। बेन को युद्ध में उतारा जाता है। खास सूट की मदद से जॉनी आग को कंट्रोल करता है। सू अपनी अदृश्य शक्ति और फोर्स फील्ड से मिशन पूरे करती है। सरकार बताती है कि उनकी सारी शक्तियां एक ही जगह से आई हैं, प्लेनेट जीरो, और अब योजना है उस डायमेंशन से और ज्यादा ऊर्जा निकालने की, ताकि सैन्य ताकत को और बढ़ाया जा सके। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि विक्टर अभी भी वहीं है। 1 साल बीत चुका है। सरकार अब इन सब की शक्तियों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रही है। जॉनी स्टॉर्म धीरे धीरे अपनी आग पर काबू पाना सीख रहा है। उसे बताया जाता है कि उसे एक खास मिशन पर भेजा जाएगा। बाहर से सब इसे देश की सेवा कहते हैं, लेकिन अंदर से यह एक मजबूरी है। उधर फ्रैंकलिन स्टॉर्म सू से कहता है कि अगर जॉनी को बचाना है तो गेट को पूरा करना होगा और उसकी शक्ति का इलाज ढूंढना होगा। लेकिन यह काम रीड रिचर्ड्स के बिना नामुमकिन है। सू गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रीड सबको छोड़कर भाग गया था। फिर भी वह मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भरोसा है कि रीड लौट सकता है। सू सिस्टम के जरिए रीड को ट्रैक करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि रीड कभी कभी ऑनलाइन आता है, स्क्रैप मेटल ढूंढता है और बेन के बारे में खोजता है। आखिरकार एक सुराग मिलता है। एक विदेशी देश में एक आदमी नकली नाम कैप्टन नीमो से मेटल खरीद रहा है। कार में बैठते ही वह अपना चेहरा बदल लेता है और वह कोई और नहीं, खुद रीड होता है। रीड अकेले एक शटल जैसी जगह में छिपकर फिर से मशीन पर काम कर रहा है। वह शायद सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन डर और गिल्ट उसे वापस आने से रोक रहे हैं। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि सरकार उसे ढूंढ चुकी है। वह तुरंत जंगल की ओर भागता है, लेकिन अब छिपने की जगह खत्म हो चुकी है। जंगल में पकड़ने के बाद रीड रिचर्ड्स को वापस लैब लाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है बेन ग्रिम से। बेन का पत्थर जैसा शरीर देखकर रीड की आंखें झुक जाती हैं। वह कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन बेन गुस्से में कहता है, तुमने मुझे यह बना दिया। यह पल दोनों दोस्तों के रिश्ते को हिला देता है। सू रीड को समझाती है कि सरकार बेन का इस्तेमाल कर रही है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जॉनी स्टॉर्म के साथ भी यही होगा। वह रीड को याद दिलाती है कि वह दुनिया में फर्क लाना चाहता था। अब वही मौका है। आखिरकार रीड मान जाता है और कहता है कि उसे मशीन ठीक करने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। उधर फ्रैंकलिन स्टॉर्म जॉनी को समझाने की कोशिश करता है कि जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जॉनी साफ कह देता है कि वह जैसा है ठीक है। उसे लगता है कि अंधे होकर आदेश मानने की वजह से ही यह सब हुआ था। जब गेट दोबारा चालू होता है तो कुछ सैनिकों को प्लैनेट जीरो पर सैंपल लाने के लिए भेजा जाता है। वहां अचानक उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। धीरे धीरे वह पास आता है और सब दंग रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम होता है। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका सूट उसके शरीर से जुड़ चुका है। चेहरा लगभग पहचान में नहीं आता। उसे तुरंत वापस लैब में टेलीपोर्ट किया जाता है। सब समझ जाते हैं असली खतरा अब शुरू होने वाला है। लैब में वापस लाए जाने के बाद विक्टर वॉन डूम होश में आता है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन विक्टर शांत आवाज में कहता है
कि उस दूसरी दुनिया ने उसे जिंदा रखा, उसे ताकत दी, ऐसी ताकत जो इंसानों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब वह मानता है कि धरती को खत्म कर देना ही सही है ताकि उसकी नई दुनिया बच सके। फ्रैंकलिन स्टॉर्म उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर अब बदल चुका है। वह खुद को डूम कहता है। अचानक वह सिस्टम ओवरलोड कर देता है, जिससे एक भयानक रिएक्शन शुरू हो जाता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक ब्लैक होल बन जाएगा जो पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। अब रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम समझ जाते हैं कि उन्हें साथ मिलकर ही लड़ना होगा। रीड कहता है, हमने यह दरवाजा खोला था, अब हम ही इसे बंद करेंगे। चारों मिलकर प्लेनेट जीरो की तरफ बढ़ते हैं। डूम बेहद शक्तिशाली है, हर बार में भारी ताकत है, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं हैं। सू अपने फोर्स फील्ड से उसे रोकती है, जॉनी आग की लपटों में हमला करता है, बेन पूरी ताकत से टक्कर देता है और रीड अपनी बुद्धि से योजना बनाता है। आखिरकार टीम वर्क की ताकत डूम पर भारी पड़ती है। वे पोर्टल बंद कर देते हैं और धरती को बचा लेते हैं। अब ये चारों सिर्फ प्रयोग का नतीजा नहीं रहे, ये एक टीम बन चुके हैं। आखिरी लड़ाई के बाद सरकार इन चारों पर नजर रखना चाहती है, लेकिन रीड रिचर्ड साफ कह देता है कि अब उन्हें किसी की निगरानी की जरूरत नहीं है। वे किसी के हथियार नहीं बनेंगे, अगर साथ काम करेंगे तो अपनी शर्तों पर। सरकार भी समझ जाती है कि इन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है। अब चारों, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम और रीड, एक नई शुरुआत की बात करते हैं। वे अपना अलग हेडक्वार्टर चुनते हैं और तय करते हैं कि अब से वे एक टीम की तरह काम करेंगे। जॉनी मजाक में नाम सुझाता है, लेकिन तभी रीड मुस्कुराते हुए कहता है, हम गैरेज से यहां तक आ गए, ये सच में शानदार है। और यहीं से जन्म होता है एक नई टीम का नाम, फैंटास्टिक फोर। और इसी सीन के